अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सारे A1 होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज जो है वो 9.1 एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर की उसका जो एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, आज इस लेक्चर में वो करवाऊंगा मैं। और इस क्वेश्चन को मैंने एंड पे इसलिए रखा था बिकॉज जैसे इस क्वेश्चन को कर रहा हमने वैसे ही हम प्रूफ भी इंशाल्लाह इसी लेक्चर में करेंगे। ये वाला फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। इसी लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस फार्मूला का प्रूफ भी करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 14 जो रह गया था वो और ये फार्मूला, इन दोनों का प्रूफ जो है उसकी जो वर्किंग है वो सेम है, ठीक है। बस थोड़ा सा डाटा का फर्क आएगा, बाकी वर्किंग टोटली सेम है। तो इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ रिवाइज करवा दूं जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी थी फर्स्ट मैट्रिक में। क्या है जी? सेक्टर ऑफ सर्कल। सर्कल का सेक्टर क्या होता है बेटा? सर्कल का एक हिस्सा है, पार्ट है। कैसा हिस्सा? कौन सा पार्ट? जरा डिफाइन करता है इसको। अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल which is surrounded by an arc and corresponding to radii। क्या है जी? सर्कल का सेक्टर क्या होता है? अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एक हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है। कौन सा वाला पोर्शन? वो पोर्शन किस तरह से बनेगा? विच इज सराउंडेड, मतलब घेरा हुआ है। किससे घेरा हुआ है? बाय एन आर्क एंड कोरेस्पॉन्डिंग टू रेडियाई, मतलब आर्क और उसी के मुताबिक जो दो रेडियस होंगे उनकी वजह से जो सर्कल का हिस्सा घेरा हुआ होगा उसको बोला जाएगा सेक्टर ऑफ अ सर्कल। फॉर एग्जाम्पल सर्कल बनाते हैं यहाँ पे, मान लेना ये जो भी बनेगा ये सर्कल है, हाँ ठीक है। तो बेटा ये मान लो एक सर्कल है और ये उसका सेंटर है C। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो रेडियस बना देता हूँ। अब आपको याद ही होगा होप सो कि सेंटर से बाउंड्री तक का जो फासला होता है वो क्या होता है? रेडियस। और ये सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो फासला है ये भी क्या है? रेडियस। अब इन दोनों रेडियाई के दरमियान जो आर्क लेंथ है, ये जो फासला है दोनों रेडियाई के दरमियान, इसको आर्क लेंथ बोला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा, सर्कल का ये वाला सारा हिस्सा, ये वाला सर्कल का ये वाला सारा हिस्सा जो किसकी वजह से बन रहा है? आर्क और इसके कोरेस्पॉन्डिंग टू रेडियाई। आर्क और इसके कोरेस्पॉन्डिंग एक ये है और एक ये है। ये जो दो रेडियाई हैं, इन तीनों चीजों की मदद से जो सर्कल का हिस्सा है, जो पोर्शन है, उस पोर्शन को बोला जाता है बेटा सेक्टर। किसका? सर्कल का, ठीक है ना। अब अगर हमको ये सेक्टर का एरिया फाइंड करना हो कि ये जो एरिया है इस सर्कल का जो इस सेक्टर ने घेरा हुआ है, ये एरिया कितना है, अगर हमको ये फाइंड करना है तो बेटा उसका फार्मूला है, क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। उसका बेटा फार्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर, मतलब दो रेडियस है ना उनका स्क्वायर, साथ में मल्टीप्लाई करना है थीटा से, ठीक है। ये थीटा क्या है? इन दोनों रेडियाई के दरमियान बनने वाला एंगल है। ये थीटा कौन सा एंगल है? इस रेडियस और इस रेडियस दोनों रेडियाई के दरमियान सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा? थीटा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला है किसका? एरिया ऑफ सेक्टर का। अच्छा, इसके अलावा भी मैं कुछ चीजें आपकी रिवाइज करवा दूं मैट्रिक की। एरिया ऑफ सर्कल 10th क्लास में आपने पढ़ा था बेटा। ये जो पूरा सर्कल है, अगर हमें इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना है तो बेटा उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक हो गया। और पूरे सर्कल में एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है बेटा।
एरिया ऑफ सेक्टर ये है, ये फार्मूला है किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का। और एक्चुअली में यही फार्मूला मतलब कि सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। जो फार्मूला, इसी फार्मूले को हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें इन डाटा की जरूरत पड़ेगी। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखने फार्मूलाज मैट्रिक में आपको बताए गए थे 10th क्लास में। एंगल ऑफ सर्कल मतलब एक कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और इसी को रेडियन में 2 पाई रेडियन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जरा आप जेन में रखिएगा। अब जरा क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है जी, शो डैट एरिया ऑफ सेक्टर, किसकी बात कर रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर के एरिया की बात कर रहा है, ऑफ अ सर्कुलर रीजन, मतलब एक सर्कल है उसके सेक्टर के एरिया के बारे में कह रहा है जी। शो करें, साबित करें इज हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने साबित करना है, शो करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो क्या है, हाफ आर स्क्वायर थीटा है, ये हमने साबित करना है। तो जरा स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम। यहां पर एक सर्कल बना लेते हैं, मान लो कि ये सर्कल है, मतलब ऐसे ही डायग्राम आपने इधर बना लेनी है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, सेंटर O है, और यहाँ से यहाँ तक सेंटर से बाउंड्री तक का फासला जो है ये रेडियस होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला ये भी क्या है, रेडियस है, ठीक है। और मान लो कोई इधर पॉइंट है A, इधर पॉइंट है B, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला, वो क्या है, आर्क लेंथ, ठीक है। और इन दोनों रेडियाई के दरमियान सर्कल के सेंटर पर जो बनने वाला एंगल है वो कितना है, थीटा रेडियन। वो एंगल कितना है, हमें नहीं पता कितनी वैल्यू होगी एंगल की, हम मान लेते हैं कि वो थीटा वैल्यू है, ठीक है। तो जरा स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। लेट अ सर्कल, फर्स्ट करिए जी एक सर्कल है विद सेंटर O, ठीक है। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है एंड रेडियस R, और रेडियस का नाम क्या है, R है, सच दैट, अब हमने कुछ डाटा वैल्यूज लिखनी है, उसमें क्या क्या है, सबसे पहले एंगल ऑफ सेक्टर, ये जो सेक्टर बना है इस सेक्टर का एंगल कितना है, मान लो थीटा रेडियन है, ठीक है। अच्छा, और हमें पता है, ये मैंने अभी आपको बताया 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था, एक कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। तो उसी की बात करते हैं, एंगल ऑफ सर्कल, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री, और रेडियन में कितना होता है, 2 पाई रेडियन, ठीक है ना। हमने पहले सेक्टर का एंगल लिखा और फिर बाद में कंप्लीट सर्कल का एंगल लिखा, ठीक है। सेम यही पैटर्न से हमने दो और चीजें लिखनी है, जरा वो कौन सी हैं दो चीजें, एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या है वो भी मैंने आपको बताया फार्मूला, वो आपने याद रखना है, एरिया ऑफ सर्कल वो कितना है, पाई आर स्क्वायर है, ये आपने याद रखना है। और एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो सेक्टर है इसका एरिया कितना होगा, ये तो अब हमने साबित करना ही होगा। तो मान लेते हैं, अब हमें नहीं पता कि एरिया कितना है, मान लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता कि क्या है, ये तो हमने साबित करनी। तो मान लो कि उसकी वैल्यू है A और इसकी वैल्यू हमने एक्चुअली में फाइंड करनी है, ठीक हो गया, ठीक है। तो हमने ये साबित करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर जिसका नाम A रखा है हमने, इसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो ये होगी, हाफ आर स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब आपने बेटा 10th क्लास में रेशो पढ़ा था, दो क्वांटिटीज के दरमियान रेशो कैसे लेते हैं, A रेशो B, ऐसे लिखते हैं। और इसी को लिखने का एक और स्टाइल भी है, A ओवर B, मतलब ऐसे लिखे या ऐसे लिखे एक ही चीज है, दोनों को रेशो बोला जाएगा, ठीक है ना। और 10th क्लास में एक और चीज आपको बताई गई थी कि जिन दो क्वांटिटीज के दरमियान हम रेशो लेते हैं वो क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए,
ठीक है ना। तो ये जो बात है इसका भी हमने यहाँ पे ख्याल रखना है। अच्छा मान लो इन दो क्वांटिटीज के दरमियान रेशो है और C और D इन दो के दरमियान भी रेशो है, तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं C/D, ठीक है ना। अब एक रेशो ये है, एक रेशो ये है, इनके दरमियान अगर हम इक्वालिटी लगा दे तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोपोर्शन। मैट्रिक में आपने पढ़ा, 9th में भी है, 10th में भी है। फिर इसी तरह से ये दोनों भी रेशो है, इनके दरमियान भी इक्वालिटी लगा दी जाए तो उसको भी क्या बोला जाएगा? प्रोपोर्शन बोला जाएगा। अब इसी चीज को हमने यहां पर यूज करना है, तो कैसे करेंगे? बाय एलिमेंट्री जियोमेट्री, एलिमेंट्री ज्योमेट्री से मुराद आप समझ लें कि ज्योमेट्री के कुछ असूल हैं जो छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस में डिस्कस किए जाते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ाई गई हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, सारे तो नहीं ज़्यादा पढ़ाए जाते। तो ज्योमेट्री का एक रूल है जो हमने यहाँ पर यूज़ करना है। क्या है वो रूल? बेटा देखो ज़रा, मैं रेशो लेने लगूँ, किस किस की रेशो लेने लग रहा हूँ? मैं एरिया की रेशो ले रहा हूँ, सेक्टर का जो एरिया है उसकी रेशो लेने लगूँ सर्कल के एरिया के साथ। एरिया ऑफ सेक्टर, इसकी मैं रेशो फाइंड करने लगूं किसके साथ? एरिया ऑफ सर्कल के साथ। मैंने एरिया की रेशो एरिया के साथ दी, सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशो। अच्छा दूसरी तरफ मैं एंगल की रेशो ले लेता हूं, ठीक है ना। किस किस की रेशो? एंगल ऑफ सेक्टर की रेशो एंगल ऑफ सर्कल के साथ, ठीक है ना। एंगल ऑफ सेक्टर, इसकी रेशो लेता हूं मैं किसके साथ? एंगल ऑफ सर्कल के साथ, ठीक है। एरिया की रेशो एरिया के साथ, एंगल की रेशो एंगल के साथ, सेम क्वांटिटीज के दरमियान मैंने दो रेशो ले ली। अब इन दोनों रेशोज के दरमियान बेटा प्रोपोर्शनैलिटी पाई जाती है। ये दोनों रेशोज एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। कैसे प्रोपोर्शन है बेटा? जरा गौर कीजिएगा, ये प्रोपोर्शन कैसे है? देखो ये दो रेडियस है, ये रेडियाई है ऐसे। अगर मैं इन दोनों रेडियाई को करीब लाऊं तो इनके दरमियान बनने वाला एंगल भी कम हो जाएगा, और एंगल कम होने की वजह से इनके दरमियान जो पोर्शन है, जो एरिया, वो भी कम हो जाएगा। और अगर मैं इन दोनों रेडियाई को दूर ले जाऊं तो इनके दरमियान बनने वाला एंगल भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। मसलन ऐसे है, अगर मैं इनको करीब लाऊंगा एंगल कम है, एरिया भी कम है, इनको दूर ले जाऊंगा तो इनके दरमियान बनने वाला एंगल वो भी ज्यादा हो जाएगा, और उसकी वजह से जो एरिया है ये भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ बेटा, एंगल बढ़ाने से एरिया भी बढ़ेगा और एंगल कम करने से एरिया भी कम होगा, तो दोनों के दरमियान क्या पाई जा रही है? प्रोपोर्शनैलिटी पाई जा रही है, ठीक है। दैट्स वाई मैंने यही किया, मैंने एरिया की रेशो को एंगल की रेशो के इक्वल लिख दिया। इसका मतलब ये दोनों चीजें प्रोपोर्शन है। अब वैल्यूज रख देते हैं हम, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका नाम क्या रखा हुआ हमने? ए, तो इसकी जगह पर आएगा ए, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, इसका नाम क्या है? इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ सर्कल की पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ये वैल्यू है, विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एंगल कितना था? एंगल ऑफ सेक्टर कितना था? थीटा, तो इसकी जगह पर आएगा बेटा थीटा, डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। सर्कल का एंगल कितना होता है? कंप्लीट सर्कल का एंगल ये लिखा हुआ है, एंगल ऑफ सर्कल 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन। तो एंगल ऑफ सर्कल की वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई, ठीक हो गया। अब बेटा ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है तो उधर जाके क्या आएगी? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आएगा? a इज इक्वल टू पाई ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय, ये डिवाइड हो रहा है उधर आके मल्टीप्लाई का पाई आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर कुछ कटिंग होगी हमारी, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए का आंसर मिल जाएगा। और ए क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, उसका आंसर क्या आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका नाम हमने ए रखा हुआ है, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा? थीटा बचा, आर स्क्वायर बचा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा था? 2। ये जो नीचे 2 है इसको मैं अलग लिख लेता हूं 1/2, और ऊपर क्या बच रहा है? आर स्क्वायर बच रहा है, और क्या बच रहा है? थीटा बच रहा है, ठीक है। तो बेटा साबित हो गया कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? हाफ आर स्क्वायर थीटा, और हमने यही साबित करना था, शो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा, हमने यही साबित करना था, ठीक है। हैंस प्रूव्ड।
ठीक है बेटा, जो हमने इस क्वेश्चन को जिस पैटर्न से सॉल्व किया, यही कॉन्सेप्ट, यही पैटर्न हमारा रहेगा उस फार्मूले में जो हमने पूरी ऑलमोस्ट 80% एक्सरसाइज में फार्मूला यूज किया है, L इज इक्वल टू आर थीटा, ये वाला फार्मूला। अब हम इस फार्मूले का प्रूफ करेंगे, उसकी भी वर्किंग कॉन्सेप्ट यही है। इसी तरह से हम 4 वैल्यूज देंगे, एंगल वगैरह, एरिया वगैरह, 4 वैल्यूज देंगे हम, आर्क लेंथ वगैरह, और उनकी रेशो लेंगे, टोटली यही वर्किंग लेगी। ठीक है बेटा, अब जो हमने देख रहे हैं वो हमने इस प्रूफ को देख रहे हैं, प्रूफ डैट L इज इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला जो है तकरीबन 80% या 90% एक्सरसाइज जो थी 9.1 फर्स्ट ईयर की, उसमें इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन हो रहे थे। 80% क्वेश्चन इसी फार्मूले से हो रहे थे। अब इसके प्रूफ से पहले हमें सबसे पहले बेटा जो रेडियन है उसकी डेफिनेशन देखनी है कि 1 रेडियन कितना एंगल होगा। ठीक है ना, जब भी कोई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं ना, ज़्यादातर हम उसका यूनिट डिफाइन करते हैं तो वो 1 के लिए डिफाइन किया जाता है। मसलन आप किसी जनरल स्टोर पे बेटा जाते हैं तो वहाँ पे शुगर की प्राइस जो लिखी होती है वो 1 kg की लिखी होती है। ठीक है ना, वो ½ kg मतलब आधा किलो या 3 पाव या पाव की प्राइस नहीं लिखी होती, वो 1 kg की लिखी होती है। ठीक है ना, हम अंडे लेने जाते हैं तो 1 दर्जन, ठीक है ना, 1 की प्राइस लिखी होती है, यूनिट प्राइस उसको बोलते हैं। इसी तरह से हमने रेडियन डिफाइन करना है तो ये भी तो बेटा इसको भी हम 1 रेडियन के लिए ही डिफाइन करेंगे। तो वो क्या है हमारे पास, 1 रेडियन ये रेडियन क्या है, ये एंगल है। 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल। ठीक है ना, रेडियन क्या है, एंगल की मेजरमेंट है, पैमाइश है एंगल की। ठीक है ना, 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल मेड बाय एन आर्क। ठीक है, वो एंगल किसकी वजह से बनेगा, बाय एन आर्क, आर्क की वजह से बनेगा। ठीक हो गया। अब आर्क की कोई ना कोई लेंथ भी होगी, तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मेड बाय एन आर्क हुज लेंथ is equal to the radius whose length is equal to the radius of the circle। ठीक है, अब इसकी ज़रा हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ एक सर्कल बन जाए ज़रा ठीक सा चलो गुजारा हो जाएगा। मान लो कि बेटा एक सर्कल है, ठीक है। अब और आपको पता होगा कि सर्कल के सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस क्या है, रेडियस। ठीक है ना, तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर को O मान लो। इस सेंटर पॉइंट O से लेकर इस पॉइंट तक का जो फासला है, मान लो ये पॉइंट A है, इसको रेडियस बोला जाएगा। अगर जी बेटा ये रेडियस की जितनी लेंथ है, इतनी ही लेंथ की अगर मैं इतनी ही लंबाई की अगर मैं आर्क लेंथ ले लूँ तो तकरीबन यहाँ तक आएगी ये लेंथ। मान लो कि ये पॉइंट B है, अच्छा बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, जितनी रेडियस की लेंथ है तकरीबन मैंने कोशिश करके उतनी ही मैंने ये आर्क लेंथ ले ली। मतलब ये जो डिस्टेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये आर्क लेंथ कहलाएगा। और इस आर्क लेंथ की जो लंबाई है वो उतनी ही है जितनी रेडियस की लंबाई है। तो फिर इस एल को हम इक्वल टू आर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एल की लंबाई, आर्क लेंथ की लंबाई और रेडियस की लंबाई सेम है, तो एल इज इक्वल टू आर। ठीक है, जब ये वाली कंडीशन होगी पूरी, ये वाली एल इज इक्वल टू आर, उस सूरत में बेटा जो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। वो एंगल कितना कहलाएगा, 1 रेडियन। ठीक है ना, 1 रेडियन क्या है, मेजर ऑफ एंगल है, एंगल की पैमाइश है। ये बनेगा कैसे, मेड बाय एन आर्क, आर्क की वजह से बनेगा, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस। ठीक है ना, वो जो आर्क है उसकी लेंथ कितनी हो, रेडियस के इक्वल हो।
ये डेफिनेशन है बेटा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इस फार्मूले की तरफ आते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो मान लो कि ये सर्कल है, सो लेट आ सर्कल विद सेंटर ओ। मान लो एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ, ठीक है ना। मतलब ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट का नाम क्या है, ओ। सेंटर ओ एंड रेडियस आर, सेंटर ओ है और रेडियस आर है, सच दैट, अब मैंने यहां पर कुछ डाटा वैल्यूज लिखनी है, लेकिन उसके लिए पहले मैं जरा यहां पर डायग्राम बना दूं, क्लियर कर दूं। अब आपको पता है कि ये सेंटर पॉइंट ओ है, यहां से लेकर ये बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेडियस, ठीक है। मान लो कि ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है। अच्छा, अब बेटा ये जो रेडियस की जितनी लंबाई है, इतनी लंबाई की मैं आर्क लेंथ ले लेता हूं, यहां पर तकरीबन उतनी ही लंबाई है। ये पॉइंट है बी, और सेंटर से जब हम पॉइंट बी को मिलाएंगे तो ये भी क्या आएगा, रेडियस। और ये जो आर्क लेंथ है ए, सॉरी इस पॉइंट का नाम रख दो सी। अब इनको ए और सी को मिलाने वाली जो आर्क लेंथ है, इसकी लंबाई तकरीबन उतनी ही है जितनी इस रेडियस की लंबाई है। तो फिर क्या मैं इस आर्क लेंथ को पॉइंट ए से पॉइंट सी तक की जो आर्क लेंथ है एल, इसको मैं आर बोल सकता हूं, ठीक है ना। ये आर्क लेंथ की जितनी लंबाई है उतनी ही रेडियस की लंबाई है। तो फिर इस आर्क लेंथ का नाम हम एल रखें या आर रखें, एक ही बात है, बिकॉज इसकी और इसकी लंबाई सेम है, ठीक है ना। अब इसी तरह से मैं एक पॉइंट यहां पर कहीं ले लेता हूं, पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, और इसको सेंटर से मिलाएंगे तो फिर ये भी क्या आएगा, ये रेडियस होगा, ठीक है। ये रेडियस है हमारा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। अब बेटा पॉइंट ए और बी के दरमियान भी तो कोई डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को भी आर्क लेंथ कहेंगे, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको भी आर्क लेंथ बोलेंगे, लेकिन इस आर्क लेंथ का नाम हम एल रख देते हैं। और ए से सी तक का जो डिस्टेंस है ये भी आर्क लेंथ है, इसका नाम हमने आर रख दिया। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ उतनी ही है जितनी रेडियस की है। ओके है यहां तक। अब बेटा इस आर्क की वजह से सेंटर पर कोई ना कोई एंगल बन रहा है, और इस आर्क की वजह से भी सेंटर पर कोई ना कोई एंगल बन रहा है। अब यहां पर जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो कितना एंगल होगा बेटा? देखो अभी हमने जो रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी है, क्या पढ़ी थी हमने ये पढ़ा था कि अगर आर्क लेंथ और रेडियस ये दोनों सेम हो जाए तो फिर सेंटर पर कितना एंगल होगा? 1 रेडियन। तो बेटा देखो ये वाली आर्क लेंथ और रेडियस की लेंथ सेम है, इसका मतलब सेंटर पर बनने वाला एंगल कितना होगा? 1 रेडियन। एंगल कितना होगा? 1 रेडियन। ठीक हो गया। अच्छा अब ये वाली आर्क लेंथ जो है ये ज्यादा बड़ी है रेडियस की लेंथ से, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो 1 रेडियन नहीं होगा, 1 रेडियन से कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। वो कितना होगा हमें नहीं पता। तो मान लो कि वो हम कह देते कि जी थीटा रेडियन है, वो एंगल कितना है? थीटा रेडियन। तो ये जो सारी डायग्राम बनाई ना, ये जो डाटा है यही चीजें जरा हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं आर्क लेंथ। कौन सी आर्क लेंथ? 2 आर्क लेंथ है, एक ए से सी तक की और एक ए से बी तक की। तो हम बात करते हैं आर्क लेंथ मैयर, एम से मुराद मैयर ए बी, ठीक है। और इस आर्क लेंथ के ऊपर सिंबल जो आएगा बेटा वो ये वाला आएगा, ठीक है। आर्क लेंथ का सिंबल इस तरह से होता है, थोड़ा कर्व टेढ़ा। तो ये जो ए बी वाली आर्क लेंथ है इसका नाम हमने क्या रखा हुआ? स्मॉल एल, ठीक है। और आर्क लेंथ ये जो ए से सी तक की आर्क लेंथ है मैयर ए सी, ये सिंबल बेटा यही लगाने हैं, इसको ऐसे नहीं लिख देना आपने, ए सी आगे स्ट्रेट लाइन नहीं लगा देनी, ये लाइन सेगमेंट का सिंबल होता है। आर्क लेंथ का आपने ये वाला सिंबल यूज करना है। अच्छा अब आर्क लेंथ कौन सी है? ए सी। इस आर्क लेंथ का नाम क्या रखा हुआ हमने? स्मॉल आर। तो यहां पर हम लिखेंगे स्मॉल आर, ठीक हो गया। 2 डाटा की वैल्यूज लिख दी, 2 आर्क लेंथ। ओके 2 और वैल्यूज लिखते हैं।
अच्छा बेटा, इस आर्क लेंथ की वजह से सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो कितना, थीटा। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, मैयर एंगल ए ओ बी। मैंने 3 पॉइंट्स लिए, ए ओ बी। कौन से 3 पॉइंट, ए ओ बी, क्योंकि इन्हीं के दरमियान एंगल बन रहा है ना, इससे मैंने ए ओ बी ये 3 पॉइंट्स ले लिए। एक चीज का ख्याल रखना, मैंने दरमियान में किसको लिखा हुआ है, ओ को लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि बेटा जो एंगल बन रहा है वो पॉइंट ओ पर बन रहा है, ए या बी वाला एंगल हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। मतलब पॉइंट ए पर भी कोई ना कोई वैसे तो एंगल बन रहा होगा, लेकिन हम वो नहीं ले रहे हैं, ना ही बी वाला, हम ये वाला एंगल ले रहे हैं जो पॉइंट ओ पर बन रहा है। इस वजह से मैंने ओ को दरमियान में लिखा है, ठीक है ना। जिस पॉइंट पर एंगल बनता है उसको दरमियान में लिखा जाता है। तो मैयर एंगल ए ओ बी वो कितना है बेटा, थीटा। इसी तरह से मैयर एंगल ए ओ सी, ए ओ सी। अब मैं इस एंगल की बात करूं, ये भी पॉइंट ओ पे बन रहा है, इससे इसको भी दरमियान में लिखा है। यहां पर कितना एंगल बन रहा है, 1 रेडियन, 1, ठीक है। तो बेटा अब 2 आर्क लेंथ है, 2 एंगल्स हैं, इनके दरमियान हम वही प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। बाय एलिमेंट्री जियोमेट्री, तो रेशो लेने लगे हैं। रेशो का आपको पता है कि आपने मैट्रिक में पढ़ा था, रेशो को इस तरह से लिखते हैं, ए रेशो बी, ठीक है। और अगर एक और मैं रेशो ले लूँ, सी रेशो डी, एक रेशो ये है, एक रेशो ये है। अगर 2 रेशोज के दरमियान इक्वालिटी आ जाए उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, आपने मैट्रिक में पढ़ा था, ठीक है। और बेटा रेशो को लिखने का एक और स्टाइल भी है, मतलब ए रेशो बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ओवर बी। सी रेशो डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी ओवर डी। तो रेशो को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। और अगर इन दोनों रेशोज के दरमियान भी इक्वालिटी आ जाए, जिसको भी क्या बोला जाएगा, प्रोपोर्शन। तो यहां पर हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है एलिमेंट्री ज्योमेट्री में, ठीक है। एलिमेंट्री ज्योमेट्री से क्या मुराद है बेटा, एलिमेंट्री ज्योमेट्री के कुछ असूल हैं, बेसिक असूल जो छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो। बहुत सारे रूल्स हैं, कुछ आपको पढ़ा दी गए, कुछ नहीं है, उनमें से हम एक रूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, हम बेटा ये करेंगे, एंगल की रेशियो लेते हैं एंगल के साथ, ठीक है ना। मैयर एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाय मैयर एंगल ए ओ सी, ठीक है ना। मैंने ऊपर कौन सा एंगल रखा, इस आर्क लेंथ की वजह से जो एंगल बन रहा है उसको ऊपर लिखा, और इस आर्क लेंथ की वजह से जो एंगल बन रहा है उसको नीचे लिखा। तो मैंने एंगल की रेशो ले रहा हूं एंगल के साथ, क्योंकि रेशो हमेशा सेम क्वांटिटीज के दरमियान ली जाती है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ मैं आर्क लेंथ की रेशो आर्क लेंथ के साथ लूंगा, मैयर ए बी, ठीक है। इसकी रेशो हम लेते हैं किसके साथ, आर्क लेंथ के साथ, मैयर ए सी, ठीक है। एंगल की रेशो एंगल के साथ, आर्क लेंथ की रेशो आर्क लेंथ के साथ। अब बेटा इन दोनों रेशोज के दरमियान अगर इक्वालिटी लगा दी जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रोपोर्शन। और ये चीजें आपस में प्रोपोर्शन है, कैसे है देखो बेटा, ये जो देखो आर्क लेंथ की लंबाई यहां से लेकर यहां तक, और ये सेंटर पर बनने वाला एंगल ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब अगर मैं इनके दरमियान फासला बढ़ा दूं तो कॉर्नर पर बनने वाली आर्क लेंथ भी बढ़ेगी और सेंटर पर बनने वाला एंगल भी ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर फासला कम कर दूं तो वो जो आर्क लेंथ है वो भी कम होगी और सेंटर पर बनने वाला एंगल भी कम होगा। तो पता क्या चला कि अगर आर्क लेंथ बढ़ाएंगे तो एंगल भी बढ़ेगा, और आर्क लेंथ कम करेंगे तो सेंटर पर बनने वाला एंगल भी कम होगा। सेम सेम बिहेवियर है, तो इसी को क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी। दैट्स व्हाई मैंने इन दोनों की रेशो के दरमियान क्या लगाया, इक्वल का साइन लगाया, ठीक हो गया। तो बस अब वैल्यूज पुट कर देनी है हमने, तो क्या आएगा बेटा, मैयर एंगल ए ओ बी, इसकी वैल्यू क्या थी, मैयर एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या, थीटा, डिवाइडेड बाय मैयर एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इसकी वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू आर्क लेंथ ए बी, आर्क लेंथ कौन सी, ए बी, इसका नाम क्या रखा हुआ है, स्मॉल एल, डिवाइडेड बाय आर्क लेंथ ए सी, इस आर्क लेंथ का नाम क्या रखा हुआ है, स्मॉल आर, ठीक है। थीटा को 1 से डिवाइड किया बेटा, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर,
समटाइम क्वेश्चन इस तरह से भी दे देता है, प्रूव डैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। समटाइम इस तरह भी कह देता है, प्रूव डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है ना। तो अब ये आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, आर थीटा से मल्टीप्लाई किया, आर थीटा इज इक्वल टू एल हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो बेटा जी ये फार्मूला हमारा प्रूफ हो गया, डेरिवेशन हो गई। इंपॉर्टेंट है, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। बस ख्याल कीजिएगा, ऊपर जो एंगल ले रहे हैं उसकी आर्क लेंथ भी ऊपर लेंगे, और जो एंगल नीचे ले रहे हैं उसकी आर्क लेंथ भी नीचे लेंगे। ठीक है ना। एंगल हमने ये वाला ऊपर लिया तो इसकी आर्क लेंथ भी हमने ऊपर ली, और नीचे हमने ये वाला 1 रेडियन एंगल लिया तो उसकी आर्क लेंथ भी हमने नीचे ली। ठीक हो गया। तो ये हमारा प्रूफ था जो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेटा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।